हेलो साथियों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों 7 लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब 7 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जनसंख्या नियंत्रण पर पूरा निर्धारित होगा, बेस्ड होगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, फर्टिलाइजेशन करना आप लोगों ने सीख लिया है। कैसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोगों का रिप्रोडक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पर कौन कौन सी प्रिकॉशंस आप लोगों को लेनी है, ठीक है। यानी आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस डेवलप होते हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल से भी होते हैं, ठीक है। तो आज इसी चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे वो भी हो चुका है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी है, उनको हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा मेन पर्पस है जानना वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जनसंख्या विस्फोट तथा इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, यानी व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो जनसंख्या विस्फोट और इसके दुष्परिणाम। ठीक है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसको हम कह सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है बच्चों। तो ये नाम है ना, ये क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये आया है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको हम आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है हमारे सबके लिए, है ना। आप लोग जैसे देखते हो एक नियम की बात चलती रहती है हमेशा, जनसंख्या नियंत्रण कानून, है ना। इस कानून के तहत बहुत सारी पॉलिटिक्स पार्टी हैं वो इसको एजेंडा भी बना लेती हैं, है ना। तो यहाँ मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे जज करूँ, लेकिन मेरा मतलब यहाँ केवल इसीलिए है कि मैं आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ा सकूँ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के आपको फायदे और दुष्परिणाम बता सकूँ। तो बच्चों पहली चीज़ जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जाननी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है यानी जनसंख्या विस्फोट, इसको हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में या फिर किसी जगह पर, है ना, इस कदर या इस लेवल तक जनसंख्या का बढ़ जाना कि वहाँ पर खाने की कमी हो जाए, वहाँ पे गरीबी आ जाए, वहाँ के लोगों को खाना नसीब ना हो, पैसा ना मिले, रोजगार ना मिले, है ना। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण आप लोग समझ गए कि आप ये क्या है ना। जनसंख्या विस्फोट अगर हम कहें तो इस कदर पॉपुलेशन में वृद्धि हो जाना, पॉपुलेशन बढ़ जाना कि हमारे यहाँ पर खाने की चीज़ों की, रोजगार की, काम काज, है ना, यहाँ तक कि सारी चीज़ें हमारे लिए कम हो जाए, है ना। ये भी हो जाए कि हम स्कूली शिक्षा ना ले सके, क्योंकि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी, आपको पता है कि स्कूल्स कम है ना, लेकिन बेसिकली स्कूल ज़्यादा है लेकिन आपकी जनसंख्या के हिसाब से स्कूल बहुत कम है ना। या फिर कह सकते हैं कि हमारी जो मेनली जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां हैं, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही बीमारियां बढ़ेंगी। अब जितनी बीमारियां बढ़ेंगी उतने हॉस्पिटल्स हमारे पास है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जनसंख्या विस्फोट है वो इस चीज़ में पूरा का पूरा कारगर होगा। कारगर क्यों होगा? विनाशकारक के रूप में काम करेगा, क्योंकि हमारे जो आसपास में जो जनसंख्या का माहौल है, जनसंख्या बढ़ रही है दिन पर दिन, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को खाना तक नसीब नहीं होगा अगर यही हाल रहा तो, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट आप लोग समझ गए होंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे कहते हैं। किसी क्षेत्र या किसी पर्टिकुलर जगह पर जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो जाना कि वहाँ पर खाद्य आपूर्ति, वहाँ की स्कूली शिक्षा, है ना, और वहाँ पर रोजगार पे फर्क पड़े। तो बेसिक सी बात है
कि हमारी जो जनसंख्या विस्फोट है वो 4-5 चीज़ों पर इफेक्ट डालती है। एक सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था पर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पर। नंबर 2 रोजगार पर, हमने भी आपको बताया, ठीक है। नंबर 3 खाद्य आपूर्ति, ठीक है। हम 1 बाय 1 समझेंगे भी इनको, डोंट वरी, घबराओ ना बिल्कुल भी तुम लोग, मैं हूं यहाँ। उसके बाद स्वास्थ्य, ठीक है, एवं चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, ठीक है। और नंबर 5 पे आपका आता है निर्धनता। देखो बच्चों, शिक्षा व्यवस्था मतलब एजुकेशन सिस्टम। आप लोग एक छोटी सी बात से समझ पाएं कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है कि स्कूलों को भी बढ़ना चाहिए। लेकिन सपोज करिए एक दिन में कितनी जनसंख्या बढ़ती होगी, कितनी बढ़ती होगी, बहुत ज़्यादा, है ना। और स्कूल्स डे बाई डे नहीं बढ़ते हैं, है ना। तो एक चीज़ समझ के चलिए कि जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, स्कूल कम हो जाएंगे, तो स्कूलों का मुंह ऊपर हो जाएगा फिर, है ना। समझ के चलो, वो होशियार बच्चे उठाएंगे और कुछ बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे। बिल्कुल समझ के चलो इस बात को। तो ऐसे ही अगर जनसंख्या विस्फोट होता है तो शिक्षा व्यवस्था में भी फर्क पड़ता है और कुछ लोग अशिक्षित रह जाते हैं, और अशिक्षित समाज जो है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि हम लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है। जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे पास नॉलेज क्या आसमान से टपकेगी, बिल्कुल नहीं टपकेगी। तो आप लोगों को इसलिए शिक्षा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिक सी बात है, मैं आप लोगों को कहूँ कि नॉलेज और एजुकेशन आप लोग समझ के चलिए कि एक माँ के दूध की तरह है, जो हर बच्चे को जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। और ये बात कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर होकर ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं भी इंस्पायर्ड हूँ, कहीं से मैंने ये बात सुनी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा एक माँ का दूध होता है जो हर एक बच्चे को ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम लोग रोजगार के ऊपर बात करेंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे रोजगार में कमी आ रही है, आप लोगों को पता है ना। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहूँगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोगों का रोजगार भी कम हो रहा है ना। क्योंकि रोजगार कम है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो किस किस को रोजगार देंगे। पहले आपको मैं बताऊं कि जब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा जाता था पहले, तो पहले इतना बुरा कंपटीशन नहीं था, है ना। पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पर जनसंख्या बहुत कम थी। आज हम लोग सरकार को कोसते हैं, नई सरकारें बनती उनको कोसते हैं, पुरानी सरकारें उनको कोसते हैं, लेकिन उस टाइम पर आप लोग सब देख के चलिए कि उस टाइम पर इतना कंपटीशन नहीं था। आज आप लोग 10 वैकेंसी निकालते हैं, 6 लाख फॉर्म निकल करके आपके सामने आ जाते हैं, या 20 लाख फॉर्म आपके सामने निकल के आ जाते हैं उन्हीं 10 वैकेंसीज पे। तो भाई ये कहीं ना कहीं रोजगार पे इफेक्ट डालता है। दूसरी चीज, खाद्य आपूर्ति। देखो भाई, मान लीजिए एक घर में एक आदमी है तो उसको एक आदमी का खाना ही चाहिए। अब इस एक आदमी के 10 बच्चे हो जाते हैं तो वो एक आदमी की जगह पर अब 10 गुना ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मरेंगे। अब अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी, 1 से 10 हुए, 10 से फिर 10 हो गए, तो ये तो 100 हो गए अगली जनरेशन में, है ना। तो कहाँ से आएगा इतना खाना, है ना। करना किसी को है नहीं, खाना सबको चाहिए, खाना तो बेसिकली खाते ही हैं, है ना। तो इस सही बात में ये कह सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट खाद्य आपूर्ति पर भी क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, और बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा, ठीक है। भूखे मरेंगे लोग। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा, वही बात हो गई। आज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस ने इतनी बुरी स्थिति पैदा कर रखी थी कि जो रेल के डब्बे होते हैं, जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, उनको भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। जो आपके स्कूल होते हैं, स्कूल्स को भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, क्योंकि हमारे देश में इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी की सुविधा नहीं है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे तो हमारे यहाँ की जनसंख्या 125 करोड़ है, इससे ज़्यादा हो गई होगी। अब हॉस्पिटल्स की अगर संख्या आप लोग देखेंगे नंबर्स में तो बहुत कम बैठेंगे, है ना। उसके बाद में निर्धनता। देखो, अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं, ठीक, और मैं अकेला हूँ, तो 100 रुपये वो मेरे हैं। लेकिन अगर मेरे साथ में मेरे 10 बच्चे लगे हुए हैं तो सिंपल सी बात है कि 10-10 रुपये वो बढ़ जाएंगे आपस में। तो इसीलिए अब 10-10 बढ़ेंगे तो उसी हिसाब से खर्च भी होंगे वो। तो इसीलिए निर्धनता भी बढ़ेगी, क्योंकि किसी के पास खाद्य आपूर्ति नहीं होगी, किसी के पास रोजगार नहीं होगा। रोजगार नहीं होगा तो आपकी जेब में पैसे की कमी होगी, ठीक है। चलिए, ये जो जनसंख्या विस्फोट था, ये आपका
यहीं तक था। आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है नंबर 2, परिवार नियोजन की मुख्य विधियां बताइए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हमने पहले जनसंख्या विस्फोट की बात करी, अब हम जनसंख्या को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये भी हम लोगों को समझना है। तो जनसंख्या को कैसे हम लोग नियंत्रण में ला सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी जो मेथड्स हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसको रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो विधियां हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा 4 विधियां आपको पूछी जाती हैं कि परिवार नियोजन की कोई 4 प्रमुख विधियां बताइए। तो हम यहां पर वही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहली विधि आपको बताते हैं बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड को हिंदी में कहते हैं अवरोधक विधि। अवरोधक विधि। दूसरी हमारी है नेचुरल मेथड। प्राकृतिक विधि। ठीक है, नंबर 3 में हमारी है हार्मोनल मेथड। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास है केमिकल मेथड्स। नंबर 5 पे हमारे पास है परमानेंट मेथड्स। ठीक है, इन विधियों में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो भी अब जरा हम देख लेते हैं। जो आपके बैरियर मेथड है उसमें आपकी लूप, साथ में कॉपर टी। ठीक है, और आपका ठीक है, और नंबर 4 पे आपका आता है डायफ्राम। ठीक है, उसके बाद नेचुरल मेथड पे हम लोग कह सकते हैं आपकी सुरक्षित काल या फिर धैर्य। हार्मोनल में हम लोग कह सकते हैं जैसे बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, मालाडी और पल्स। ठीक है, उसके बाद में कुछ केमिकल रसायन आते हैं जो हमारे शुक्राणुओं का नाश करते हैं। ठीक है, परमानेंट मेथड में आपका ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी आती है। ठीक है बच्चों, अब समझिए इन सब का क्या रोल है, क्या ये सब चीजें हैं। देखो बच्चों, परिवार नियोजन की कुछ मुख्य विधियां बताई गई हैं। इनमें बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, हार्मोनल मेथड और केमिकल मेथड, साथ ही साथ आपका परमानेंट मेथड शामिल है। तो पहले हम लोग सोच लेते हैं कि ये सब चीजें क्या है। देखिए, लूप, कॉपर्टी, है ना, और ये जो दोनों चीजें हैं आप लोग समझिए। मैं फिलहाल घर पे हूं तो इन सब शब्दों का मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग समझिए, आप लोग बस बोर्ड पे फोकस करिए। ठीक है, देखो बच्चों, लूप, कॉपर्टी, देखिए क्या होता है कि जो आपकी ये जो चीजें हैं, जो बैरियर मेथड है, इनसे हम केवल स्पर्म को ओवम के पास जाने से रोक सकते हैं। आप लोग अगर थंबनेल में आपने देखा हो, आप लोग अब दोबारा भी देख सकते हैं, तो थंबनेल में मैंने कुछ डायग्राम्स आप लोगों को शो किए हुए हैं। ठीक है, किए हुए नहीं किए हुए हैं, तो वहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो वहां पर कुछ इस तरीके का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इस तरीके का कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो यहां पर जो फैलोपियन ट्यूब है उनमें
एडजस्ट हो जाता है, यानी वहाँ से अगर कोई स्पर्म निकलता है तो वो वहाँ से नहीं जा पाता, ठीक है, वो बैरियर का काम करता है। ऐसे ही आपका लूप है, ऐसे ही आपका ये है और ऐसे ही आपका ये है, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं नेचुरल मेथड भी है, ये बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, आप लोग समझिए। जैसा कि हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं और हमें अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना है, तो हम लोग सुरक्षित काल यानी कि एक सिक्योर समय, एक सिक्योर पीरियड जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन से 7 दिन पहले और अगले 7 दिन तक होता है, ठीक है, इस टाइम अगर हम फ्यूजन करते हैं तो रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल हो जाए, है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाए, वैसे नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन ये जो विधि है ये थोड़ी सी असुरक्षित है, सेफ नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस। अगर आप लोगों के अंदर किसी भी टाइप का कोई सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो आप उसको अपने लेवल से कंट्रोल कीजिए, है ना। अगर आप कंट्रोल करेंगे तो इससे बढ़िया कोई विधि नहीं है ना। अगर आपने अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे बढ़िया विधि तो कोई है ही नहीं। लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, मैं आप लोगों को जानता हूँ। उसके बाद में हार्मोनल मेथड का मतलब कुछ ऐसी टैबलेट्स आती है जिनसे हम आपका जो स्पर्म है उनको रोक सकते हैं, ठीक है, रोक सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, साथ साथ केमिकल मेथड्स। अगर हम बात करें केमिकल मेथड्स की तो कुछ शुक्राणुनाशक दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो शुक्राणुओं का नाश कर देती हैं, शुक्राणुओं को बनने नहीं देती हैं, क्लियर है। उसके बाद में परमानेंट मेथड, देखिए बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी होता क्या है, आपके थंबनेल में भी शो हो रहा है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जब फीमेल बॉडी के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स को दोनों को आपस में, जैसे ये आपकी फेलोपियन ट्यूब जा रही है तो यहां से इसको काट करके ऐसे करके इसको बांध दिया जाता है और इधर से इसको ऐसे करके बांध दिया जाता है। ऐसे ही मेल्स में होता है, मेल्स में जो आपका वेसेक्टोमी होता है उसमें भी जो उनके वैस डिफरेंस होते हैं, ठीक है, वास डिफरेंस होते हैं, उनको यहां से काट करके इस तरीके से पीछे बांध दिया जाता है, यहां पे बांध दिया जाता है। इसको अगर सिंपल सी बात करें तो एक सिंपल भाषा में इसको हम लोग नसबंदी भी कह सकते हैं, ठीक है। वैस डिफरेंस को हमने काट के और अपना अलग अलग करके बांध दिया, ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो में बस इतना ही था, बाकी कल बात करेंगे इसके बारे में। या फिर एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज और, एक क्वेश्चन और था हमारा, हम लोग जनन स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये एक टॉपिक है, धीरे धीरे हो जाएगा कंप्लीट, इसको हम लेते हैं अभी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, देखिए बच्चों ये समझाना आपको बहुत जरूरी था, इसलिए दोबारा आपने ये उठा लिया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, जनन स्वास्थ्य। कहीं ना कहीं अगर हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होती है तो उसके कहीं ना कहीं कारक हम हैं। क्यों हैं, क्योंकि एक तो किसी भी हम कह सकते हैं कि सेक्स नॉलेज की ना होना, है ना, कोई सेक्स एजुकेशन आपके पास ना होना, साथ ही साथ बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी करना भी इसका कारण हो सकता है कि हमारा जो जनन स्वास्थ्य है वो खराब हो जाए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो फिजिकली, मेंटली और सोशली हम लोग ठीक रहें तभी हम लोग स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, आप लोगों को पता है, आपने 9th में पढ़ा है। लेकिन अगर जनन स्वास्थ्य की बात करें तो जनन स्वास्थ्य में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें रोल प्ले करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, अशिक्षित समाज। अगर किसी को नॉलेज नहीं है, किसी को किसी बात की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो अशिक्षित समाज है। दूसरा है बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी हो जाना, ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको जो आपकी रिप्रोडक्टिव डिजीज हैं वो आपके अंदर जन्म लेंगी, आपके अंदर बीमारियां जन्म लेंगी, ठीक है ना कहीं वो आपके आगे आने वाली जो लाइफ है उसको प्रभावित करती है और आपकी लाइफ को खराब भी करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कम उम्र में गर्भधारण, ठीक है। एक चीज आप लोग समझते हैं, बेसिक सी पहले होती थी, अब तो बहुत कम होती है, होती तो जरूर है। बहुत लोग क्या करते थे कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल की एज है, जो प्यूबर्टी की एज है ना, उसके बाद लगभग 14-15 साल में हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग मान लीजिए किसी कोई गर्ल है, उसकी मैरिज हो गई, है ना, तो बेसिक सी बात है कि जब मैरिज हो गई तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं उसके सामने कुछ ऐसी दुविधाएं, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी सामने आती है कि वो प्रेग्नेंट हो। तो ऐसा नहीं है ना, ये बहुत गलत है। देखिए कभी भी जब तक हमारी बॉडी का जो यूट्रस है, जब तक हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो यूट्रस यानी गर्भाशय है वो कंप्लीटली रेडी नहीं होता, तब तक ये ऐसी प्रोसेस आपको नुकसान पहुंचाएगी और जानलेवा भी हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं
आपको सेक्स एजुकेशन की कमी है, आप लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं जानते, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आप लोग अपना जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब कर लें। ठीक है। उसके बाद एसटीडी रोगों की जानकारी ना होना, बहुत लोगों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की जानकारी नहीं होती और वो विदाउट एनी प्रिकॉशन रिप्रोडक्शन करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। उनको ये नहीं पता कि ऐसा करने से HIV वायरस डेवलप हो सकता है, उनको नहीं पता ऐसा करने से एड्स वायरस डेवलप हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को प्रभावित कर सकता है। आप लोग अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें कुछ हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेंगे। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर फिजिक्स भी स्टार्ट कीजिए, है ना। तो अगला जो टॉपिक होगा आपका, वैसे हम लोग डिजीज के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या होती है, जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है। अगर वो वीडियो आप लोग देखोगे तो सिंपल सी बात है कि आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ोगे, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है, जो जिससे आप लोग अभी अनजान हो। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बिजी था आज। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं इसी टाइम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हैं तो। जय हिंद जय भारत।